वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की, और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। विनय, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए विनय जी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं, सुलझाते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को। पहले कॉलर को लेते हैं जो कि मुंबई से योगेश वारिया साहब ने फोन किया है। योगेश जी, पूछिए सवाल। हाँ, नमस्कार जी, पूछिए। हमने 2010 में एक शॉप खरीदा था चारकोप कांदीवली वेस्ट में, राम जरूखा बिल्डिंग करके है। ये 15 साल पुराना बिल्डिंग है जी। और जब से शॉप खरीदा उसके बाद एक इलेक्शन हुआ था, और इलेक्शन में एक मेंबर ने ऑब्जेक्शन उठाया कि इलेक्शन इनवैलिड है, और माड़ा में कंप्लेंट किया। और तब से लेके आज तक हमारा शॉप का ट्रांसफर नहीं हुआ है जी, और एनुअल जनरल मीटिंग और ऐसा कुछ हुआ नहीं है सोसाइटी की ओर से। और दूसरा सवाल ये है कि ये बिल्डिंग के अंदर शॉप ऑनर्स है, उनको किसी को भी शेयर सर्टिफिकेट इश्यू हुआ नहीं है। ओके, तो इसके लिए क्या करना चाहिए अभी आगे? योगेश जी, आपकी जरूर मदद करते हैं यहाँ पर। विनय जी, इनके लिए क्या सलाह होगी? हाँ योगेश जी, सोसाइटी को जब फॉर्म होती है तो 6 महीने के अंदर उन्हें शेयर सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं। तो अगर सोसाइटी ने ये नहीं किया है और आपका ट्रांसफ़र भी नहीं किया है, तो मैं समझता हूँ कि आपको एप्लीकेशन करनी चाहिए रजिस्ट्रार के पास, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, कि मुझे मेंबर नहीं बनाया गया है और मुझे मेंबर बनाना चाहिए। तो ये कार्रवाई, फिर ये नोटिस सब रजिस्ट्रार आपकी सोसाइटी को देंगे, और अगर सोसाइटी नहीं ट्रांसफ़र करती है आपके नाम पे तो रजिस्ट्रार आपको वहाँ मेंबर बना देगा। और शेयर सर्टिफिकेट भी अगर इशू करना है तो रजिस्ट्रार भी कर सकता है, या वो अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है अगर कमेटी फंक्शन नहीं हो रही है वगैरह। तो जो रजिस्ट्रार का आदमी है वो आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो मेरी सलाह ये है कि आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाइए और वहाँ एक कंप्लेंट दर्ज कीजिए। चलिए योगेश जी, तो ये आपके लिए सुझाव। और अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे अगले कॉलर हैं सिंगापुर से अनिल मल्होत्रा साहब। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए हम उनका मेल ले रहे हैं यहाँ पर। ईमेल जो उन्होंने भेजा है, वो पूछना चाहते हैं कि वो एक एनआरआई हैं, उनकी मुंबई में एक प्रॉपर्टी है, जिस सोसाइटी में उनका घर है उसमें कुल 12 फ्लैट्स हैं और उसमें से 2 फ्लैट उनके नाम पर हैं। अब उनका पूछना है कि जब वो इस बार मुंबई आए तो उन्हें पता चला कि जो सोसाइटी है बाकी सदस्यों ने मिलकर उसे रीडेवलपमेंट में देने का जो है वो सोचा है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते और उन्हें उसमें कुछ फाउल प्ले नजर आ रहा है। अब वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या सिर्फ अगर वो मंजूरी ना दें इसकी, यानी 12 फ्लैट्स में से 2 उनके पास है, यानी 10 लोगों की मंजूरी है, लेकिन अगर वो कह दें कि उन्हें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, तो क्या ये रीडेवलपमेंट रुक सकता है? क्या प्रोजेक्ट का रीडेवलपमेंट जो होने जा रहा था वो रद्द हो सकता है? ये उनका यहाँ पर सवाल है। विनय जी, क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कोर्ट्स ने भी इस चीज़ को अपहोल्ड की है कि जब 70% मेजॉरिटी वो प्रस्ताव के फेवर में है तो फिर माइनॉरिटी उसे रोक नहीं सकते। और यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सारे एक तरफ हैं और ये एक पार्टी अपोज कर रही है इस चीज़ को। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कोर्ट भी इस चीज़ को सपोर्ट करेगा। हाँ, अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि सरासर गलत काम हो रहा है तो शायद कोई कोर्ट आपको सपोर्ट करे। तो मेरी तो सलाह ये रहेगी कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इनसे बाकी सबसे लड़ने के बजाय आप एग्रीमेंट पर फोकस करें, और एग्रीमेंट जो है उसे स्ट्रांग बनाएं, और जो सेफगार्ड ज़रूरी होते हैं रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में वो उसके ऊपर फोकस करके वो आप एग्रीमेंट में लाएं, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी इसमें। विनय जी, यहाँ पर कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आमतौर पर जो ये रीडेवलपमेंट वाला मामला है, इसको लेकर काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आते हैं, और लगभग जैसा सवाल ये था लगभग उसी नेचर के होते हैं कि तमाम सदस्य हैं उसमें से 1-2 डिसएग्री कर जाते हैं। कुछ लोगों को शायद मालूम नहीं होता है कि रीडेवलपमेंट में जा रही है तो क्या कायदे कानून होने चाहिए, क्या कुछ डर भी रहता है, कुछ कन्फ्यूजन भी रहता है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो किन बातों को देख के आपको पता लग सकता है कि हाँ जो कुछ हो रहा है ये ठीक है, या क्या आपको प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेने चाहिए जब ऐसा हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बिल्डर है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी आप रेपुटेशन चेक करें, उनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या जो अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं वो रेजिडेंट्स को जाके मिलें, और अपने आप को सेटिस्फाई करें कि ये बिल्डर की कैपेसिटी भी है ये काम करने की, और वो आदमी भी अच्छा है, आपको जो आप मांग रहे हैं और जो एग्री हुआ है वो आपको मिलेगा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगली चीज़ ये है कि आपको प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करना है। आप पहली चीज़ आप एक लॉयर को रखें जो आपको शुरू से गाइड करे, शुरू से आपको सपोर्ट करे, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसकी देखभाल करे। ये नहीं कि कोई बिल्डर का लॉयर है जिसके आप रिलाई कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और अभी तो काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स हैं जो पूरी टीम लेके आते हैं रीडेवलपमेंट प्रपोजल्स में। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोफेशनल्स को आपको शुरू से इन्वॉल्व करना चाहिए, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे।
और वो आपको ये भी बताएंगे कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके एग्रीमेंट वगैरह नेगोशिएट करेंगे। तो ये चीज़ें आप जरा अगर थोड़ा ध्यान में रख के चलें तो मैं समझता हूँ आपका जो रीडेवलपमेंट प्रपोजल है वो काफ़ी स्मूथली जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारे अगले कॉलर हैं अब पुणे से, और इनका भी हम मेल ही ले रहे हैं क्योंकि फोन लाइन पर ये नहीं आ पा रहे हैं इस वक्त। पुणे में इन्होंने प्रॉपर्टी ली है और उनका कहना है कि उसका वो तीसरे मालिक हैं। रजिस्ट्रेशन करते वक्त उन्हें पता चल पाया कि फ्लैट किसी चौथे व्यक्ति के नाम पर ऑलरेडी है। पीएमसी और एमएसईबी उस आदमी का एनओसी अब मांग रहे हैं जो कि उन्हें नहीं मिल पा रहा है, और अब वो असमंजस में है कि क्या करें। विनय जी, इनके लिए क्या सलाह होगी, कैसे मदद कर सकते हैं इनकी? जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि ये जो नाम है, चौथा नाम, ये सिर्फ एमएसईबी और पीएमसी के रिकॉर्ड में है और रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई नाम या ऐसी कोई एग्रीमेंट वो नाम पर दर्ज नहीं नजर आ रही है। तो अगर ये मामला है तो आपको पहले पता लगाना होगा कि ये नाम आया कैसे, क्योंकि जब पीएमसी में नाम चढ़ता है तो वो ज़रूर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं या इंडेक्स 2 मांगते हैं। अब इंडेक्स 2 अगर आपके पास है तो आप जाइए इंडेक्स 2 लेकर के और पीएमसी को ये कहिए कि भाई इंडेक्स 2 मेरे नाम पर है, ये नाम आपके रिकॉर्ड्स में कहाँ से आया। और अगर वो नहीं बताते आपको तो आरटीआई मौजूद है आपके लिए, आप आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करके सारी जानकारी निकाल सकते हैं। एक बार समझ लीजिए कि क्या हुआ है वहाँ और फिर अपना केस सामने रखिए। मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई ज़्यादा फिक्र की बात है, अनलेस के वो जो नाम है उसके नाम की कोई एग्रीमेंट दर्ज है। तो ये आपको ज़रा एक बार सर्च करके चेक कराना होगा। और यहाँ पर अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला बना रहेगा। विनय जी भी हमारे साथ है, आप भी बने रहिए। तुरंत हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम दे रहे हैं आपकी लीगल प्रॉब्लम्स के जवाब। हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। तो आइए विनय जी के साथ इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। हमारे अगले कॉलर अब आ रहे हैं मुंबई से, अमित नाइक साहब ने फोन किया। अमित जी, पूछिए सवाल। हाँ सर, मैं अमित नाइक बात कर रहा हूँ मुंबई से। मेरा सर ये क्वेश्चन है कि मेरा पुणे में कंडोमिनियम है और मेरे पिताजी का फर्स्ट सेकंड नाम मेरे मदर का है और थर्ड मेरा है। तो मेरे पिताजी गुजर गए हैं, तो मेरे मम्मी के नाम पे और मेरे नाम पे करने का है। लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा सोसाइटी नहीं है, हमारा कंडोमिनियम है। और कंडोमिनियम का रूल जो महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट उसके अंतर्गत आता है और सोसाइटी का महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये हम लोग ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं मेरे मम्मी के नाम पे और मेरे नाम पे, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अगर कोई भी नई बिल्डिंग बिल्डर से मिलती है तो उसमें सोसाइटी फॉर्म करना मुनासिब है या कंडोमिनियम, दोनों में से कौन सा अच्छा ऑप्शन है, सोसाइटी या कंडोमिनियम? इसका अगर डिफरेंस भी आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू जी। अमित जी जरूर यहाँ पर आपकी समस्या को सुलझाते हैं। विनय जी, इनके लिए क्या सलाह होगी? अमित जी, आपने सही बताया कि जब कॉन्डोमिनियम है तो जो गवर्निंग लॉ है वो महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनर्स एक्ट 1970 है। लेकिन ये एक्ट जो है काफ़ी सिमिलर है एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से। आपके जो यूनिट होता है वहाँ उसमें आपका अधिकार होता है और जो कॉमन एरिया होता है उसमें आपका एक परसेंटेज शेयर होता है। सोसाइटी में थोड़ा अलग होता है क्योंकि सोसाइटी मालिक होती है प्रॉपर्टी की, यहाँ आप डायरेक्टली मालिक है। ये एक फ़र्क है दोनों में। अगर आप अपार्टमेंट ओनर्स की एक्ट देखेंगे तो उसमें भी बायलॉज बनते हैं। वहाँ मॉडल बायलॉज प्रिस्क्राइब्ड है जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं या आप खुद के बायलॉज क्रिएट कर सकते हैं। तो मॉडल बायलॉज में ये कहा गया है कि जितने भी को ओनर्स हैं तीनों का नाम आना चाहिए शेयर सर्टिफिकेट पर, जो मैं समझता हूँ कि आपके नाम भी होंगे। तो अगर आपके पिताजी गुजर गए हैं और उन्होंने कोई किसी और के नाम पे कुछ वसीयत वगैरह नहीं की है तो आप दोनों ही बचते हैं। को ओनर्स भी आप ही थे और अभी वारिस भी आप ही हैं। तो सोसाइटी अपना कॉन्डोमिनियम के पास और कोई चारा नहीं है कि वो नाम वो स्ट्राइक आउट करें और आप दोनों का नाम वहाँ रखें। फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि एक बार आप जो बायलॉज हैं आपके कॉन्डोमिनियम के, उनकी कॉपी, ऑफिशियल कॉपी एक कॉन्डोमिनियम से लीजिए। उसमें प्रोसीजर दिया होगा कि आपको क्या करना चाहिए ये ट्रांसमिशन कराने के लिए, और जो भी प्रोसीजर वहाँ प्रिस्क्राइब्ड है वो आप फॉलो करें तो कॉन्डोमिनियम को आपका नाम पे ट्रांसफ़र करना ही होगा। फ़र्क जैसे मैंने बताया दो ही हैं। एक तो ये है कि आप डायरेक्ट मालिक होते हैं। दूसरा फ़र्क सोसाइटी और कॉन्डोमिनियम में ये है कि सोसाइटी में 1 मेंबर 1 वोट है। आपके पास अगर 4 फ्लैट भी हैं तो आपकी वोट एक ही रहेगी। लेकिन कॉन्डोमिनियम जो होता है उसमें जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो आपके जो परसेंटेज शेयर होल्डिंग है उसके ऊपर निर्भर होते हैं।
तो ये दो फर्क कॉन्डोमिनियम और सोसाइटी में है। और यहाँ पर विनय जी इन्होंने ये भी पूछा था कि क्या बेहतर होगा, सोसाइटी बनाना ज्यादा या कॉन्डोमिनियम वाला तरीका ज्यादा बेहतर है? वेल फ्रैंकली कुछ आपको एज अ मेंबर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों बाय लॉज हैं और एक्ट अलग होने के बावजूद जो अथॉरिटी गवर्न करती है वो सब रजिस्ट्रार का ऑफिस ही है, तो ज्यादा मैं नहीं समझता हूँ इसमें ज्यादा कुछ फर्क है। और अब हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, हितेश कुमार साहब अहमदनगर से। पूछेंगे अपना सवाल। हितेश जी पूछिए। जी सर, एक्चुअली मुझे माडा का मिल वर्कर्स का फ्लैट मिला है जो कि लॉटरी सिस्टम से मिला हुआ है जी, और ये उसका जो एग्रीमेंट एक्चुअली 10 साल का बेचने को उसको अलाउड नहीं रहता है, जो कि माडा का प्रॉपर्टी है। और अगर मैं इसे बेचना चाहूँ तो पावर ऑफ पैटर्नी से या एग्रीमेंट करके बेच सकता हूँ क्या अभी? जी, जो एक बार में लग रहा है कि अगर उसमें ऐसा नियम है कि आप नहीं बेच सकते तो शायद फिर नहीं बेच सकते होंगे, लेकिन फिर भी विनय जी से यहाँ पर राय लेते हैं, इनके लिए क्या सॉल्यूशन होगा? नहीं तो जी, ये तो साफ है कि आप 10 साल तक इस फ्लैट को बेच नहीं सकते, और कोई भी आप तरीका अपनाएंगे, जैसे आप पावर ऑफ अटर्नी कह रहे हैं, तो वो तरीका भी जायज़ नहीं है। और हमने इसी शो पे पहले भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है 2 साल पहले कि पावर ऑफ अटर्नी सेल जो है वो सरासर गलत है और इसे किसी भी तरीके की मान्यता नहीं दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि आप ऐसा कुछ कदम उठाने के पहले ज़रा 2 बार सोच लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली लीगल नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर साफ है कि आप जो चीज़ आपके प्रावधान में लिखी है, जो आपके एग्रीमेंट में लिखी है, आप उसे 10 साल तक नहीं बेच सकते हैं, तो फिर आप यहाँ उसे नहीं बेच पाएंगे और कानूनन ही चलना ज़्यादा बेहतर होगा। तमाम दूसरे जो रास्ते आपने सुझाए यहाँ पर या जो आप अपनाना चाहते हैं, विनय जी ने कहा कि आप पॉसिबल नहीं है पावर ऑफ अटर्नी और तमाम इस तरीके से कि आप प्रॉपर्टी का आदान प्रदान कर पाएँ, तो फिलहाल अगर आप इसे ना ही बेचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे अब एक ईमेल है हमारे पास, बंगलुरु से आया है। कृष्णा साहब ने भेजा है, पूछना चाहते हैं कि बंगलुरु में एक रिहायशी प्लॉट उन्होंने खरीदा है, रजिस्ट्रेशन जमीन मालिक ने किया था, सभी पैसे अदा करने के बाद अब उन्हें पता चला है कि एक ही प्लॉट को 2 लोगों को बेच दिया गया है, यानी कि धोखाधड़ी वाला मामला दिख रहा है। पर अब वो चाहते हैं कि अब ऐसे में वो क्या कर सकते हैं और क्या उपाय या क्या रेमेडीज उनके लिए हो सकती है? विनय जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? अगर प्लॉट 2 लोगों को बेचा गया है तो सबसे पहले ये पता करना होगा कि रजिस्ट्रेशन पहले किस एग्रीमेंट की हुई है, क्योंकि हमारे कानून के तहत जो पहले एग्रीमेंट हुई है, रजिस्टर हुई है, उसे मान्यता दी जाएगी और दूसरी एग्रीमेंट को मान्यता नहीं दी जाएगी। तो ये पहले आपको पता लगाना होगा और फिर आगे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस किस्म की एक्शन लेंगे। तो आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं, आप सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं, लेकिन ये सूट फाइल किए बिना आपका काम नहीं होगा। फिलहाल प्रॉपर्टी गुरु के आज के एपिसोड को हम यही खत्म करेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ, और आपकी तमाम तरह की प्रॉब्लम्स भी हम सुलझाएंगे। हमेशा की तरह jैसे मैंने कहा, आप हमें ईमेल कर सकते हैं pg@moneycontrol.com पर। अपना पता, फोन नंबर जरूर लिख दें ताकि हम आपसे दोबारा संपर्क भी कर पाएं। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।